हेलो स्टूडेंट। बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दूसरे अध्याय से गुप्त काल के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रकृति का नियम है, जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, ठीक गुप्त काल के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त से लेकर स्कंद गुप्त तक के जो शासक थे वे योग्य थे और कुशल थे। उन्होंने अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। लेकिन स्कंद गुप्त के बाद के जो शासक हुए वे अयोग्य थे, अकुशल थे और उनके काल में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अंततः गुप्त साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो आइए हम गुप्तकालीन साम्राज्य के पतन के कारणों में सबसे पहला कारण को देखते हैं, जो है अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त से लेकर स्कंद गुप्त तक जो गुप्त साम्राज्य था इसका उत्थान हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त से लेकर स्कंद गुप्त तक गुप्त साम्राज्य का उत्थान हुआ। ये जो श्रीगुप्त से लेकर स्कंद गुप्त तक के शासक थे, ये योग्य थे, कुशल थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। लेकिन स्कंद गुप्त के बाद के जो गुप्त वंश के शासक थे वे कमजोर थे, अकुशल थे। कमजोर और अकुशल थे। इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इतने बड़े साम्राज्य को संभाल कर रख सकें और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो हम पहले कारण के अंतर्गत अयोग्य उत्तराधिकारी के बारे में पढ़े हैं। इसमें हम पढ़े हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, उससे लेकर के स्कंद गुप्त तक गुप्त साम्राज्य का उत्थान हुआ और इन्होंने अपनी कुशलता के बल पर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन स्कंद गुप्त के बाद के जो शासक हुए वे कमजोर और अकुशल थे और ये अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इतने बड़े साम्राज्य को, विशाल साम्राज्य को संभाल कर नहीं रख सके और गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का पतन होता चला गया। इसके बाद हम दूसरे कारण को देखेंगे। हमारा पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी और हमारा दूसरा कारण है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। स्कंद गुप्त के बाद के जो शासक हुए गुप्त वंश के, उनमें उत्तराधिकार को लेकर, राजगद्दी की प्राप्ति को लेकर के आपस में युद्ध होने लगा और जिससे मौर्य साम्राज्य और मौर्य शासक एक दूसरे से लड़कर कमजोर हो गए और धीरे धीरे गुप्त शासक और गुप्त साम्राज्य का
धीरे धीरे पतन होने लगा। अब इसके बाद हम अगले कारण का अध्ययन करेंगे, जिसका जो है आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह। जो गुप्त काल के शासक थे वो कमजोर थे, अयोग्य थे और उनकी शक्ति कम थी। उस समय जो गुप्त कालीन छोटे छोटे प्रांत और उनमें शासन करने वाले प्रांतपति थे वे स्वतंत्र होने लगे और गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। तो ये था आंतरिक विद्रोह। जो प्रांतपति थे, प्रांतों के प्रांतपति थे, वे सम्राटों से विद्रोह करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे और इस तरह से गुप्त साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया, उसका पतन होता चला गया। इसके बाद अगला कारण है साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य की विशालता। गुप्त साम्राज्य काफ़ी विशाल था और जो गुप्त कालीन सम्राट थे वे कमज़ोर और अकुशल थे, उनमें योग्यता की कमी थी और योग्यता के अभाव में इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना उन लोगों के बस से बाहर था और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होता चला गया। विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए कुशल और योग्य शासकों की ज़रूरत होती है, जो कि बाद के गुप्तकालीन शासकों में नहीं थी। अब इसके बाद हम अगला कारण देखेंगे, हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण। हुणों के आक्रमण के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का। हालांकि स्कंदगुप्त के शासन के दौरान भी हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य पर, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर दिया था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के, वे कमज़ोर और अकुशल थे और इस कारण से हुणों ने उनको परास्त कर दिया और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये 5 कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्कंदगुप्त तक जो गुप्त वंश के शासक थे वे योग्य थे, कुशल थे। उन्होंने अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए वे अकुशल थे, अयोग्य थे और इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाना उनके बस में नहीं था और धीरे धीरे योग्य उत्तराधिकारियों की कमी की वजह से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया। इसके बाद दूसरा कारण है उत्तराधिकार का युद्ध। गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश के जो बाद के अयोग्य और अकुशल सम्राट हुए, उनमें उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी प्राप्त करने को लेकर युद्ध होने लगा और जिससे मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया, गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया। इसके बाद हमारा अगला कारण है आंतरिक विद्रोह। चूँकि गुप्त साम्राज्य के जो सम्राट थे वो कमज़ोर थे, अयोग्य थे और इसी का लाभ उठाकर जो प्रांतों के प्रांतपति थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने प्रांत को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस तरह से भी आंतरिक विद्रोह की वजह से भी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अब इसके बाद
अगला कारण है साम्राज्य की विशालता। गुप्त साम्राज्य विशाल था, बहुत विशाल था, और उसको संगठित रखने के लिए, उसको संभालने के लिए योग्य और कर्मठ सम्राटों की आवश्यकता थी, जो कि गुप्त वंश के बाद के शासकों में नहीं थी। तो इस तरह से विशाल साम्राज्य का होना और अयोग्य सम्राटों का होना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसके बाद लास्ट है हमारा लास्ट कारण, हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। हुणों ने स्कंदगुप्त के समय में भी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था। लेकिन बाद के गुप्त वंश के कमज़ोर शासकों को हुणों ने परास्त कर दिया, और इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, अंत हो गया। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। तो बहुत गर्मी है, ध्यान भी भटक रहा है गर्मी की वजह से। तो आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। गुप्त काल हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें एक वीडियो और बनेगा, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं। इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।